मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बुलेटिन में पहले बात करते हैं उन 4 महत्वपूर्ण आज दिन की खबरों की जो पहले संक्षेप में बताएंगे, फिर विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। तो पहली बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी है, क्योंकि जयपुर में आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता को न्याय नहीं मिला। तो इधर जयपुर में आज सीएम गहलोत कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मेट्रो फेज 1C का शिलान्यास किया। वहीं सांचौर में मां ने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। चारों खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसके अलावा और भी खबरें देखेंगे। पहले आइए इनके बाद कोटा की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता गिरफ्तार किया गया है। 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यह सहायक अभियंता रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राधेश्याम गुप्ता सवाई माधोपुर का निवासी है और बकाया बिलों के भुगतान के एवज में इसने ये रिश्वत मांगी थी, लेकिन वो पकड़ा गया। 85,000 रुपए की बड़ी रकम रिश्वत में ये सहायक अभियंता ले रहा था और इसी दौरान रंगे हाथों इसको पकड़ा गया है। तो कोटा की यह बड़ी खबर, जहां एसीबी की एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सहायक अभियंता गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 85,000 की यह रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम राधेश्याम गुप्ता है, सवाई माधोपुर का यह निवासी है और बकाया बिलों के भुगतान के एवज में, यानी जाहिर है कि जो बिल थे जिनकी पेमेंट करने के लिए ये अधिकृत थे, उसके लिए अपना कमीशन मांग रहे थे और उसी के एवज में, उस बिल के भुगतान के एवज में ये रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। और रिश्वत ना देने पर काम को अटकाने के लिए भुगतान ना करने की बात भी कही जा रही थी और इसी कड़ी में ट्रैप करते हुए 85,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और आइए बीकानेर की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर रोहित गोदारा का खास गुर्गा दानाराम को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 75,000 का इनाम दानाराम पर रखा गया था और पिछले दिनों बदमाश का घर तोड़ा गया था। बीचवाल थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने यह अपनी टीम के साथ कामयाबी हासिल की है। साथ ही राजू ठेहट मामले में सरजीत की भी गिरफ्तारी हुई है। दानाराम को चुरू जिले से गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ी अहम कामयाबी पुलिस के लिहाज से कही जा सकती है, क्योंकि ये जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है रोहित गोदारा के खास गुर्गे, जिसका नाम दानाराम है, लगातार पुलिस उसको तलाश रही थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 75,000 रुपए का दानाराम पर इनाम रखा गया था, यानी साफ तौर पर शातिर खुखार ये बदमाश था और इसी लिहाज से 75,000 का बड़ा इनाम इसके ऊपर रखा गया था। और पिछले ही दिनों इस बदमाश के घर को तोड़ा गया था। इस घर को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था ताकि ये सरेंडर कर ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब जाकर पुलिस को कामयाबी मिली और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको यह भी बता दें कि बीचवाल थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा की टीम की ये मिली जुली बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा साथी राजू ठेहट मामले में सरजीत की भी गिरफ्तारी हुई। दानाराम को चुरू जिले से गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर अधेड़ व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई है। बड़ी खबर है, जी हां, अधेड़ व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया है। राजधानी जयपुर की यह घटना है, जहां जवाहर सर्कल इलाके में बेरहमी से एक अधेड़ शख्स को पीटा गया। इतना पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लाठी डंडों से उसको पीट कर मार डाला गया। चंद्रेश मीणा इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। यह शख्स बस्सी का रहने वाला बताया जा रहा है। जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने को लेकर कुछ विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से इसकी पिटाई की, इसको इतना मारा कि इसकी जान चली गई। कहासुनी के बाद, यानी पहले सीट को लेकर विवाद हुआ, कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद जो दूसरे पक्ष के युवक थे उन्होंने हमला कर दिया। लाठी डंडों से खूब बुरी तरह से मारा और बाकायदा जब ये पिटाई की जा रही थी लाठी डंडों से, ये सीसीटीवी फुटेज के कैमरे में कैद हो गई हैं सारी तस्वीरें। और फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश, सभी आरोपी
फरार हो गए। फिलहाल इन आरोपियों की इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। उनको ढूंढा जा रहा है कि आखिर एक छोटे से विवाद में लाठी डंडों से पीट कर उन्हें एक व्यक्ति की जान ले ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग ने एक अनूठी पहल की है। इस बार घर बैठकर वोटिंग की सुविधा ईसीआई सुनिश्चित करने जा रही है। प्रदेश में राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा मिलने जा रही है। बड़ी खबर है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में तैयारी करने के आदेश जारी किए हैं और 18 लाख मतदाताओं को इस होम वोटिंग सुविधा का लाभ मिल सकेगा। 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सुविधा दी जाएगी। इसके निर्देश भी दिए गए हैं। 40% से ज्यादा दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को भी यह सुविधा दी जाएगी। यानी कि हम जो तस्वीरें देखा करते थे लोकतंत्र के पर्व के दौरान, जब चाहे बुजुर्ग हो या फिर जो दिव्यांग जन हैं उनको मतदाता केंद्र तक लाने में दिक्कत और समस्या होती थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार उनको घर से ही वोट देने के लिए काम कर रहा था और इसकी अब ये कहें कि कामयाबी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। और कहा यह जा रहा है कि जो दिव्यांग 40% से ज्यादा श्रेणी में आते हैं, यानी जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, उनको यह सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको भी यह सुविधा घर बैठे मिलेगी। यानी घर बैठकर वो आराम से वोट कर सकते हैं, उनको मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत नहीं है। इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान राज्य सरकार को, यानी राजस्थान की राज्य सरकार को पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरों पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को गरीब कल्याण की याद केवल चुनाव के वक्त आती है। साथ ही कहा कि सरकार का मकसद केवल चुनावी खर्च निकालने का है। पेट्रोल आपसे 10 रुपया में पेट्रोल से लूट लूं, 3 रुपया में डीजल से लूट लूं और उधर से ही मैं कमीशन खाने के लिए खाना का पैकेट खरीदना शुरू करूं, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करें। अरे भाई, ये तो पूरी कांग्रेसी टेक्निक है। मैं 22 साल कांग्रेस में रहा हूं। हर प्रदेश में चुनाव का पहले कांग्रेस कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम निकालता है और चुनाव का खर्चा उधर से ही निकाल लेता है। राजस्थान के अस्पतालों को अब दवाओं के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही निजी कंपनियों पर आश्रित रहने की जरूरत होगी, क्योंकि राज्य में सरकार बीते 7 साल से बंद पड़ी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दोबारा शुरू होने जा रही है। राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य है जहां 1800 तरह की दवाइयां और सर्जिकल सामान फ्री दिए जाते हैं। गहलोत सरकार ने साल 2022 में निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, जिसमें कई तरह की दवाइयां और इंजेक्शन शामिल हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन, पेन किलर, स्किन मेडिसिन, विटामिन इंजेक्शन, नेजल स्प्रे, अस्थमा, कफ सिरप। इन दवाओं की खरीद आमतौर पर निजी कंपनियों से करनी पड़ती है। हालांकि इसमें वक्त भी लगता है और दवाओं की कीमतें भी प्राइवेट कंपनी के मुताबिक होती हैं। आरडीपीएल के दोबारा शुरू होने से दवाओं के लिए निर्भरता निजी कंपनियों से हट जाएगी। अब प्रदेश में दवा, सिरप, कैप्सूल, पाउडर, ड्राई सिरप जैसी चीजों पर सरकार का बड़ा खर्च बच सकेगा। केवल लागत में ही सरकार को ये दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। आरडीपीएल वापस से दवाओं का उत्पादन शुरू करने वाली है। किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी, वो वापस चालू होगी तो राजस्थान में निश्चित उसमें दवाइयों में जो महंगाई है उस पर भी कुछ कंट्रोल होगा और हमारी अच्छी दवाइयाँ बनेगी। अच्छा उससे लोगों को मैसेज जाएगा, जो भी चाहे वो दवाइयाँ वहाँ पर बनाएंगे तो निश्चित रूप से सस्ती भी होगी, अच्छी भी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो राजस्थान के लोगों को उसको फायदा मिलेगा। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को फिर से शुरू करने के पीछे 25 ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना सैलरी के ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 300 करोड़ की राज्य की दवा कंपनी को शुरू करने की तैयारी तेजी से शुरू है। चिकित्सा मंत्री की माने तो कंपनी को चलाने के लिए केंद्र के समक्ष इच्छा जाहिर की जा चुकी है। 2021 में कंपनी को फिर से चालू करने की कोशिश शुरू हुई। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री को राज्य की ओर से पत्र गया।
आरडीपीएल के 51% शेयर ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा। जून 2022 में विनिवेश कमेटी का गठन तैयार हुआ। 51% शेयर को राज्य को ट्रांसफर के आदेश दिए गए। साल 2023 में योजना बनाकर प्रस्ताव तैयार किया गया और कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। अब तक इलाज में काम में आने वाली दवाओं की खरीद के लिए भी टेंडर करने पड़ रहे हैं। इनमें पैरासिटामोल 500 mg, एस्कॉर्बिक एसिड, जिंक सल्फेट, लियोसिट्रेजिन टैबलेट, एजीथ्रोमाइसिन टैबलेट शामिल हैं। आपको बता दें कि 2016 से पहले आरडीपीएल में एक दिन में 1 करोड़ टैबलेट, 25 लाख कैप्सूल, 1 लाख ओआरएस पाउडर पाउच और 20,000 सिरप बनाने की क्षमता थी। उम्मीद है कि इसके दोबारा शुरू होने से प्रदेश के लोगों को फ्री में इलाज देने में मदद मिल सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर प्रदेश भर के पशु चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की है। पशु चिकित्सकों का आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया। साथ ही अभी तक अदालत के आदेश के आने के बाद भी सरकार पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देने की घोषणा पर अमल नहीं कर रही है। वहीं गौ सेवा से जुड़े संत महात्माओं ने भी पशु चिकित्सकों की मांगों का समर्थन किया है। लंपी वायरस में गौमाता की जान बचाने वाले पशु चिकित्सक अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम दिखाना चाहेंगे, ये प्रदेश भर के पशु चिकित्सक हैं। इनकी मांग है कि सरकार द्वारा जो मानवीय चिकित्सकों को सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं जो है पशु चिकित्सकों को भी उपलब्ध करवाई जाए। अब पशु चिकित्सकों ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशुधन बीमा योजना का भी बहिष्कार कर रखा है और अपनी मांगों को लेकर के लामबंद हैं। किस तरह की आपकी समस्या है? बार बार आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी सर ये हमारी 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग में स्पष्ट सिफारिश की गई थी एनपीए के पशु चिकित्सक को मानव चिकित्सक से पैरिटी की हुई है। आज हम गौ माता की रात दिन सेवा करते हैं। डोर स्टेप पे सारी सेवाएं सरकार ने कर दी और सबसे बड़ी 80 लाख पशुओं का बीमा योजना कामधेनु बीमा योजना लॉन्च की है सिर्फ 2000 पशु चिकित्सकों के ऊपर। रात दिन हमें अपना पेट्रोल डीजल फूकना पड़ेगा, वो हम कहाँ से लाएंगे? हम अपनी सैलरी से देंगे क्या? बर्बाद हो जाएंगे हमारे परिवार। तस्वीर कुछ और है और वो इसलिए है कि मुझे लगता है कि ये कोई पशु चिकित्सकों की मांग नहीं है, ये गौ भक्तों की, गौशाला संचालकों की भी मांग है। क्योंकि ये काम नहीं होगा तो गौशालाओं का काम बड़ा अधूरा रह जाएगा। जैसे पूरे भारत में अलग प्रदेशों में अलग व्यवस्थाएं हैं, राजस्थान में अलग है, तो ये बात ऐसी लगती है कि ये संविधान के विपरीत है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुदान के लिए जैसे सरकार ने शेष लगा रखा है बजट के हिसाब से रजिस्ट्री व दारू पे, शराब पे, वैसे ही 3 करोड़ रुपए इनके महीने के बनते हैं एनपीए का। पशु चिकित्सक क्यों एनपीए की मांग को लेकर अड़े हुए हैं? देखो, हमारे प्रैक्टिस रूल्स ठीक से हमें बताए नहीं हुए हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। और प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस तो छोड़ो, एक हमारी जो सरकारी नौकरी है वो करने के लिए भी हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फील्ड में जाके हमें डोर टू डोर अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। वेटनरी प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। राजस्थान स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, मिल्क प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे है। छोटे छोटे दूसरे स्टेट्स में एनपीए मिल रहा है और हमें एनपीए नहीं मिल रहा है। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है और ये हम कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आज सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर को कई सौगातें दी हैं। राम निवास बाग की पार्किंग का उद्घाटन किया। इसमें 1500 से ज्यादा कारें एक साथ पार्क हो सकती हैं, तो बड़ी संख्या में 2 व्हीलर्स भी पार्क किए जा सकते हैं। गहलोत ने नेहरू उद्यान, अंडरपास और आगरा रोड के सिल्वन पार्क का भी लोकार्पण किया। गहलोत ने हाईकोर्ट के सामने भूमिगत पार्किंग का आज शिलान्यास किया। साथ ही जयपुर की सीमाओं से सटे टोंक रोड के शिवदासपुरा, आगरा रोड के कानोता और अजमेर रोड के बाल मुकुंदपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया। इस दौरान गहलोत ने मेट्रो की विकास यात्रा पर भी रोशनी डाली और विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में प्रदेश की जनता से सहयोग मांगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ वाही की तरफ ले चलते हैं, जहां पर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा खत्म हो गई है और उसके बाद वोटिंग हुई और उसमें राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल के पक्ष में जैसा हमने दिखाया आपको
कि बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं और पूरी तरह से एक तरह से कहें कि अब लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया। पक्ष में 215 वोट डले हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम राज्यसभा से भी पास हो गया है, ऊपरी सदन से भी ये पास हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन हुआ, उन्होंने अपनी बातों को रखा और जाहिर तौर पर जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जरूरत है और सरकार इसको लेकर आई है, सदन में इसको पेश किया गया। पहले लोकसभा से यह पारित हुआ, लोकसभा में ये पास हुआ। सबसे बड़ी बात देखिए, विरोध में राज्यसभा में एक भी वोट नहीं पड़ा है। हालांकि लोकसभा में हमने देखा था कि 2 वोट लोकसभा में इस अधिनियम के विरोध में विपक्ष में पड़े थे, लेकिन यहां राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान, राज्यसभा में वोटिंग के दौरान महिला आरक्षण बिल पर 215 के 215 वोट जो वहां पर माननीय सदस्य मौजूद थे, उन्होंने सभी ने पक्ष में वोट दिया है और एक भी वोट यहां पर खिलाफ नहीं पड़ा है। तो कुल मिलाकर कहें कि सर्वसम्मति से राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। तो बड़ी खबर और ये जिसका इंतजार और था कि 18 तारीख को विशेष सत्र संसद का जो आहूत हुआ था, क्या उसमें होने जा रहा है। तो उसके बाद ये निकलकर सामने आए कि महिला आरक्षण विधेयक पेश होगा और अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आई कि सरकार ने मिलजुल कर समूचे विपक्ष को, अपने गठबंधन के दलों को लेकर जो साथ लाते हुए ये ऐतिहासिक, जो सालों से लंबित था, चर्चा होती थी लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जहां पर गंभीरता दिखाई दी गई हो इससे पहले, लेकिन इस बार अब तमाम बाधाओं को दूर करते हुए सर्वसम्मति से सभी पक्षों को, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेते हुए राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है।